अरविंद अरोड़ा और प्रनेश जैन की द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स उन लोगों के लिए एक किताब है जो स्टार्टअप्स की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। छुपे हुए सत्य और अन्य रेलेवेंट डिटेल्स यहाँ बहुत ही साफ तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। बस तरकीबें सीखें और इस प्रति स्टार्टअप दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हो जाएं। स्टार्टअप्स की फैंसी दुनिया हम सभी को उत्साहित करती है और हम सभी इस सेक्टर के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपका इंतजार कम हुआ और अब इस बजिंग सेक्टर से जुड़ी सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी ताकि आप भी अपने हिसाब से अपनी योजना बना सकें। आज आप द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब के बारे में जानेंगे जिसे अरविंद अरोड़ा, जिनको हम सभी एडू सर के नाम से भी जानते हैं, और प्रनेश जैन ने लिखा है। असल जिंदगी की कहानियों और एक्सपर्ट इनसाइट के जरिए ये किताब स्टार्टअप संस्कृति के ग्लैमर के पीछे छिपे संघर्ष, विफलता और नैतिक एथिकल और अनैतिक अनएथिकल चीजों पर रोशनी डालती है। ये महत्वाकांक्षी एम्बिशियस संस्थापक, निवेशक, इन्वेस्टर्स और कॉलेज के छात्र के लिए आंखें खोलने वाली एक किताब है जिसमें स्टार्टअप की दुनिया से सीखे गए महत्वपूर्ण लेंसेज को शेयर किया गया है। अगर आप उन लोगों में से एक है जिसने कभी न कभी स्टार्टअप के बारे में सोचा है या शुरू कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अरविंद अरोड़ा एक मशहूर भारतीय शिक्षक, एक प्रेरक वक्ता और सोशल मीडिया प्रभावकार। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्हें आमतौर पर A2 सर के नाम से पहचाना जाता है। उन्हें शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में चित्रित भी किया गया था और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल A2 मोटिवेशन के जरिए बहुत लोकप्रियता हासिल की है, जिसके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्रनेश जैन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। वह भारत में जाने माने वित्तीय डेटा विश्लेषक, फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट, स्टार्टअप फोरेंसिक्स और उचित परिश्रम। उन्होंने 500 से ज्यादा फंडेड स्टार्टअप्स के साथ काम किया और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम का बहुत ज्यादा अनुभव लिया है। वह VC फर्म्स में एंगल निवेशक और वेंचर पार्टनर हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम और वित्तीय शिक्षा, फाइनेंस एजुकेशन पर 200 से ज्यादा सेशंस दिए हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कितना दमदार और उपयोगी है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस किताब की सामग्री बहुत उपयोगी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस किताब को विस्तार से जरूर पढ़ें। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में Amazon और Flipkart पर उपलब्ध है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इसके महत्वपूर्ण लेंसेज को 2 अध्यायों में व्याख्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में कंपनी के शेयर अलॉटमेंट में सावधानी। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो कई लोग उसमें शामिल होने और उसकी ओनरशिप के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। एक स्टार्टअप संस्थापक शुरुआती दिनों में यह नहीं सोचता कि भविष्य में उसके व्यवसाय की कीमत कितनी बढ़ेगी या क्या हो सकती है। उनकी चाहत सिर्फ यही होती है कि अच्छे लोग उनके साथ जुड़े और इसी वजह से उनके लिए यह फैसला ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। यहाँ सिर्फ एक चीज जो कि ठीक करने की जरूरत है, वो है उन शेयर्स की ओनरशिप जो वे देना चाहते हैं। क्या वे इसकी कोई लिखित रिकमिटमेंट दे रहे हैं? और अगर नहीं, तो जब वह इंसान कंपनी से बाहर जाना चाहेगा तो उस समय क्या परिस्थिति सामने आएगी और वे इससे कैसे डील करेंगे? एक संस्थापक के लिए यह समझना जरूरी है कि स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में स्वामित्व ओनरशिप पूरी तरह से संस्थापक और सह संस्थापक के पास ही रहना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को सह संस्थापक बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो आपका करीबी दोस्त या सहकर्मी है, तो उनके साथ लिखित में एग्रीमेंट करना भी जरूरी है। कुछ समय पहले लेखक को एक फंडेड स्टार्टअप में एक अजीब सी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। एक संस्थापक ने इनफॉर्मल कमिटमेंट्स के आधार पर एक सहकर्मी को 2% इक्विटी शेयर दिए थे। इस सहकर्मी को साथ मिलकर काम करना था और कंपनी के विकास में योगदान करना था। हालांकि महज 2 महीने के अंदर ही उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना पड़ा। इस परिस्थिति में वर्बल कमिटमेंट्स के आधार पर 2% इक्विटी शेयर किसी ऐसे इंसान के पास चले गए जिसने कंपनी में कुछ भी योगदान नहीं दिया था। अब जब कंपनी की कीमत 7.5 करोड़ पहुंच गई तो उस शख्स के शेयर्स की कीमत 3 लाख हो गई। यह हैरानी की बात है कि कैसे एक गलती की वजह से ऐसे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि संस्थापकों और कंपनी के पास लीगल ऑप्शंस हैं
लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या उनके पास ऐसे थका देने वाले प्रक्रिया के लिए जरूरी समय और पैसा है। इसलिए इसका ध्यान रखें। अध्याय 2, उचित समझ के बिना फंड रेज करना और गलत कीमत पर फंडिंग राउंड कंडक्ट करना। जब कोई स्टार्टअप फंड रेज करने का फैसला लेता है तो उन्हें अपने स्टार्टअप की वित्तीय परिस्थिति, बाजार की क्षमता, विकास और निवेशकों को इससे मिलने वाली कीमत की ठीक समझ होना जरूरी है। नए स्टार्टअप संस्थापकों के लिए इन मुद्दों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे स्टार्टअप संस्थापक अपनी कंपनी की मूल्यांकन के बारे में अपनी शर्तों पर फैसला लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन ये भारत है मेरे दोस्त, यहां सब कुछ संभव है। ये कैसे होता है, ये समझने के लिए आइए स्टार्टअप मूल्यांकन गणना वैल्यूएशन कैलकुलेशंस के तरीकों का पता लगाते हैं। किसी भी स्टार्टअप कंपनी का मूल्यांकन उसके भविष्य के कैश फ्लो के आधार पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स या मर्चेंट्स के माध्यम से तय की जाती है। यहाँ एक स्टार्टअप संस्थापक कंपनी के अपेक्षित भविष्य को दिखाकर अनुदान इकट्ठा करते हैं और इससे छोटे स्टार्टअप के लिए अनुदान इकट्ठा आसान हो जाता है। हालांकि उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि आज का समाधान कल उनके लिए एक संकट बन सकता है और वे भविष्य में होने वाले चुनौती से अनजान हैं। वर्तमान में आप देखेंगे कि प्री रेवेन्यू स्टेज यानी व्यवसाय स्टार्टअप के शुरुआती अवस्था स्टेज में भी यंग एंटरप्रेन्योर डेंसिटी सी करोड़। ये जरूरी है कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो पहले उसे स्टेबल बनाने पर ध्यान दें और फिर उसे प्रॉफिटेबल बनाएं। किसी स्टार्टअप को बड़ा करने की होड़ में स्थिरताबिलिटी और लाभकारी प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कारकों को न भूलें। कोई स्टार्टअप सिर्फ यूनिकॉर्न बन जाने से सफल नहीं हो जाता। यह असल में तब सफल होता है जब यह अपने आप में स्थिर और लाभकारी बन जाता है। जहां से आपका स्टार्टअप अपने आप से बड़ा हो सकता है, उस दिन से समझ लें कि आपके सभी फैसले सही होंगे, चाहे उनमें निवेशक अनुदान शामिल हो या बैंक फोर। काम करने के बजाय स्टार्टअप शुरू करने का फैसला लेना। जब भी हम काम शब्द सुनते हैं तो हम समाज के एक बड़े खंड की कल्पना करते हैं जो सिर्फ इन काम से अपने पूरे परिवार को पालते हैं। आज भी ऐसे कई युवा लोग हैं जो किसी कंपनी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप शुरू करने के मौके भी लगातार ढूंढते रहते हैं। कुछ को मौका मिलता है और वे स्टार्टअप के लिए अपना काम छोड़ देते हैं। कुछ काम करते हुए भी अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं जब तक कि उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि उनका स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। देश में लगभग ऐसे कई स्टार्टअप हैं जिनके संस्थापकों ने पहले काम की और फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि ज्यादातर स्टार्टअप जो बंद हो गए हैं उनके संस्थापकों को काम पर लौटना पड़ा। ऐसे संस्थापक भी हैं जिन्होंने नए स्टार्टअप फिर से शुरू किए हैं और वे अभी भी स्टार्टअप की दुनिया में खुद को और अपने स्टार्टअप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी राय में दोनों विकल्प बुरे नहीं हैं। अगर आप फिलहाल काम कर रहे हैं और कुछ नया करने के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बेशक स्टार्टअप की दुनिया में सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं। इसका उल्टा, अगर आप स्टार्टअप जीवन से निराश हो गए हैं और अपने स्टार्टअप की सफलता को लेकर तनाव में हैं तो आप हमेशा काम पर लौट सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि कैसे समझें कि काम में बने रहना है या स्टार्टअप पर स्विच करना है या स्टार्टअप से काम पर वापस चले जाना है। इसके लिए आपको यह देखने की जरूरत होगी कि क्या आपका वर्तमान काम आपको जीवित रहने की अनुमति दे रहा है। यह फैसला खुद से लें और उसके अनुसार काम करें। अगर आप जानते हैं कि आपका उत्तरजीविता खतरे में है और फिर भी आप अपने स्टार्टअप की सफलता की उम्मीद में लगे रहते हैं तो मेरी राय में आप खुद को और अपने परिवार को मुश्किल में डाल रहे हैं। इसलिए नए स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपकी आय और बचत अस्तित्व से ज्यादा या कम से कम उतनी होनी चाहिए। अध्याय 5, निवेशकों को संस्थापों में बदलना। ये एक चक्रव्यूह की तरह है जिसमें कई स्टार्टअप संस्थापक अक्सर फंस जाते हैं। आपने नेशनल टीवी एक प्रसिद्ध चैनल में भी इस तरह के एपिसोड देखे होंगे जहां स्टार्टअप संस्थापकों ने निवेशकों को अपनी कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी दी है, जिससे उन्होंने निवेशक को संस्थापक बना दिया, यानी कंपनी के अंदर सभी फैसले लेने का अधिकार दिया। आइए इसे करीब से समझते हैं। स्टार्टअप किसी भी संस्थापक के लिए एक उपलब्धि अचीवमेंट है। सीधे शब्दों में कहें तो स्टार्टअप एक संस्थापक के संघर्ष की कहानी है जो उन्हें कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक बनाती है।
किसी भी स्टार्टअप में निवेशकों के अधिकार काफी सीमित हैं। हालांकि निवेशकों को स्टार्टअप्स में स्वामित्व अधिकार मिलते हैं, लेकिन कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस में उनकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप में संस्थापकों के पास व्यवसाय चलाने और बिना किसी रोक टोक के फैसला लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अगर आप अपने निवेशक को संस्थापक में बदल देते हैं, तो ये कहीं न कहीं फैसला लेने की आपकी आजादी को सीमित कर सकता है। यह भी संभव है कि जिस मुख्य उद्देश्य के लिए आपने स्टार्टअप शुरू किया था, वह खो जाए और आप अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बन जाएं। कुछ साल पहले मुंबई आईआईटी के 2 संस्थापकों ने एक इनोवेटिव हेल्थकेयर डिवाइस कंपनी शुरू की थी। उन्होंने तकनीकी और स्वास्थ्य वस्तुएं के संयोजन से एक अद्भुत उत्पाद बनाने के लिए बहुत मेहनत से काम किया। उन्होंने इस टूल को विकास करने के लिए केवल कुछ ही एंगल निवेशकों से फंडरेज किया था। उत्पाद तैयार होने के बाद कंपनी को उत्पाद के उत्पादन, प्रोडक्शन और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसों की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना अगला फंडिंग राउंड एक ऐसे निवेशक के साथ बंद किया जिसे कंपनी में इक्विटी दी गई और वह सह संस्थापक बन गया। निवेशक वित्तीय बहुत अच्छी स्थिति में था। उसने उत्पाद को समझने में 6 महीने बिताए और इसकी मार्केट क्षमता को समझा। बाद में निवेशक अपनी टीम के लोगों को कंपनी में लाया जिन्होंने उत्पाद के उत्पादन में संस्थापक की मदद की और इस तरह संस्थापक के साथ रहकर अंदर की चीजों को समझा। 1 साल के अंदर ही निवेशक ने उत्पादन, वितरण और बाजार पर मजबूत पकड़ बना ली। इसके बाद निवेशक ने कंपनी के अंदर टकराव पैदा करना शुरू कर दिया और संस्थापकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे निवेशक ने कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और संस्थापकों पर इस हद तक दबाव डाला कि उनके पास अपने उत्तरजीविता के लिए कंपनी से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 6, स्टार्टअप में गलत निवेशक से अनुदान लेना। स्टार्टअप में निवेशक एक एंगल की तरह होता है जो स्टार्टअप का पालन पोषण नर्चर करता है और उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। हालांकि उस एंगल निवेशक की तलाश करना भी किसी बड़े चुनौती से कम नहीं है। जब आप किसी स्टार्टअप में हों तो यह समझना जरूरी है कि निवेश करना एक जोखिम भरा काम है। संभव है कि निवेश की गई रकम खराब हो जाए या हो सकता है कि वे 4 गुना लाभ कमा लें। हर स्टार्टअप संस्थापक इस तथ्य से जागरूक है कि हर स्टार्टअप हिट नहीं होगा। अगर आप किसी निवेशक को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मना रहे हैं, तो आपके लिए उनकी मानसिकता को समझना जरूरी है। क्या उन्होंने पहले भी निवेश किया है? क्योंकि अगर उन्हें निवेश के जोखिम के बारे में पता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हें निवेश करने की अच्छी समझ नहीं है, तो इससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपका स्टार्टअप उनकी अपेक्षाएं के अनुसार लाभकारी परिणाम उत्पन्न करने में काबिल नहीं होगा, तो कुछ समस्या पैदा हो सकती है। बहुत सारे स्टार्टअप और संस्थापक ऐसी ही परिस्थिति से गुजरे हैं जहां उन्होंने उन निवेशकों से निवेश ले ली जिनका निवेश मानसिकता, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं था। यही वजह थी कि बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार ये निवेशक सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के खातिर संस्थापकों को काम नहीं करने देते। बहुत से निवेशक संस्थापक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता में समस्या आती है और अंत में स्टार्टअप को बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ता है। अध्याय 7, किसी स्टार्टअप में चल रहे नुकसान के बावजूद निवेश जारी रखना। देश के लगभग % यूनिकॉर्न स्टार्टअप अभी भी लाभ में नहीं है। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम इस तरह से विकास हुआ है कि किसी स्टार्टअप की मूल्यांकन के लिए लाभप्रदबिलिटी एक जरूरत नहीं है, जो संस्थापकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है। किसी कंपनी की मूल्यांकन अलग अलग कारक पर निर्भर करती है। यहां तक कि जो स्टार्टअप शुरुआत से ही नुकसान में चल रहे हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि एक दिन वे अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। इसी उम्मीद में चलते रहने से स्टार्टअप्स को दूसरे कारकों के साथ साथ अपनी मूल्यांकन बढ़ाते समय नुकसान उठाते रहना होगा। अब अगर अनुदान का प्रवाह चलता रहता है, तो आप फंडिंग राउंड खेलते खेलते अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न में बदल सकते हैं। हालांकि अगर यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल करने से पहले या बाद में अनुदान खत्म हो जाती है, तो आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प अपनी कंपनी के लिए बाय आउट करना है। दूसरा विकल्प अपनी कंपनी के लिए IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालना है। तीसरा विकल्प कंपनी को बंद करने का है।
मज़ेदार बात यह है कि स्टार्टअप शुरू करने से लेकर यूनिकॉर्न बनने तक और यूनिकॉर्न बनने के बाद भी आपके लिए जोखिम की कोई कमी नहीं है। हालांकि इन सब के बीच आपको एक संस्थापक के रूप में कंपनी से अच्छी वेतन मिलती है, जो आपको उत्तरजीविता के तनाव से दूर रखती है। असली पैसा तब बनता है जब आपके रास्ते पहले विकल्प या दूसरे विकल्प के लिए खुलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्टअप संस्थापक घाटे में स्टार्टअप चलाने का जोखिम क्यों उठाते हैं। इसलिए ताकि कंपनी ग्रो होने पर उन्हें शेयर्स से अच्छा लाभ हो। अध्याय 8 मुख्य उत्पाद और सेवाएं पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादातर स्टार्टअप को फंडिंग मिलने के बाद उनका ध्यान भटक जाता है और वे समझ नहीं पाते कि स्टार्टअप बनाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। ये सब भूलकर वे अपनी कंपनी और उत्पाद सेवा को सिर्फ एक ब्रांड के रूप में बेचने की कोशिश करते हैं। इससे उनका ध्यान भटक जाता है। जब किसी स्टार्टअप के पास कई उत्पाद सेवा प्राइस हों, तो उन्हें मुख्य उत्पाद सेवा पर ध्यान देना चाहिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार पर काम करना चाहिए, ताकि कोई दूसरा उत्पाद सेवा या ब्रांड बाजार में उसका मुकाबला ना कर सके। यही वह चीज़ है जो आपके स्टार्टअप को बाजार में यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन देती है। कई औसत गुणवत्ता वाले उत्पाद सेवा के साथ बाजार में आने से बेहतर है कि एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद सेवा बनाया जाए। अध्याय 10 भारत में एक कंपनी को पंजीकृत रजिस्टर कैसे करें। भारत में एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको कई स्टेजेस का अनुसरण करना होगा और अलग अलग औपचारिकताओं फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। यहाँ इस प्रक्रिया का एक आसान सा अवलोकन व्यूज दिया गया है। ये तय करें कि आप किस तरह की कंपनी को पंजीकरण करना चाहते हैं। सामान्य विकल्प में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP आदि शामिल हैं। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र लें, निदेशक पहचान संख्या लें, नाम रिजर्वेशन, अपनी कंपनी के लिए एक अद्वितीय नाम चुनें और MCA पोर्टल पर साइज पार्ट A सेवा के माध्यम से नाम आरक्षण के लिए आवेदन करें। दस्तावेज का अनुबंध तैयार करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। ये दस्तावेज कंपनी के उद्देश्यों, नियमों और विनियमों की व्याख्या करते हैं। निगमन दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स भरें। एक बार नाम स्वीकृत हो जाने के बाद MCA पोर्टल पर स्पाइस इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी को शामिल करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा फॉर्म से MOA, AOA और अन्य आवश्यक फॉर्म सहित निगमन दस्तावेज भरें और पैसा जमा करें। कंपनी की अधिकृत पूंजी और अन्य कारकों के आधार पर आवश्यक स्टैंप शुल्क और अन्य निगमन शुल्क जमा करें। निगमन का प्रमाण पत्र। एक बार जब MCA आपके आवेदन और दस्तावेजों को संसाधित कर लेता है, तो आपको निगमन का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये आपकी कंपनी के आधिकारिक पंजीकरण का प्रमाण है। पैन कार्ड लागू करें, एक बैंक खाता खोलें, अनुपालन और पंजीकरण। पंजीकरण के बाद विभिन्न कानूनी और नियामक आवश्यकताओं जैसे माल और सेवा कर GST पंजीकरण यदि लागू हो और किसी भी अन्य आवश्यक लाइसेंस या परमिट का अनुपालन सुनिश्चित करें। अध्याय 11 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स। निदेशक पहचान संख्या, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र DSA, MOA, एसोसिएशन के लेख, पंजीकृत कार्यालय का प्रमाण पहचान पत्र का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो सहमति की घोषणा, फॉर्म DIR-2 और DIR-8, अनापत्ति प्रमाण पत्र, उपयोगिता बिल, पैन कार्ड, व्यवसाय प्रारंभ करने की घोषणा। अब आप तय कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की कंपनी का पंजीकरण कराना चाहते हैं। एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी। उनके अपने फायदे और नुकसान हैं जिनका विवरण इस पुस्तक में है। स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल। स्टार्टअप मॉडल कई तरह के होते हैं। लेखक ने इस किताब में 30 से ज्यादा बिजनेस मॉडल बताए हैं। हम यहां सिर्फ कुछ ही महत्वपूर्ण बिजनेस मॉडल को चर्चा करेंगे। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल, फ्रीमियम फ्री प्लस प्रीमियम। फ्रीमियम मॉडल में यूजर्स को किसी सॉफ्टवेयर, गेम या सर्विस की बेसिक सर्विसेज का मुफ्त में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है, जिससे उन्हें जानने और अपने साथ जुड़ने के लिए उत्साहित किया जाता है। कुछ समय के बाद उपयोगकर्ता यूजर्स को अपग्रेड करने और अतिरिक्त या उन्नत विशेषताएं एडवांस्ड फीचर्स पाने के लिए पैसे जमा करने का विकल्प दिया जाता है। उदाहरण जीमेल, गूगल ड्राइव, iCloud, etc. सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल।
सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल में कस्टमर्स को रेगुलर सब्सक्रिप्शन फीस के बदले रिकरिंग आधार पर उत्पाद या सेवा देना शामिल है। उम्मीद के मुताबिक और स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स उत्पन्न करने की अपनी क्षमता के कारण इस मॉडल ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काफी लोकप्रियता हासिल की है। उदाहरण Amazon Prime, Netflix and Spotify। मार्केटप्लेस बिजनेस मॉडल। मार्केटप्लेस बिजनेस मॉडल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहां बायर और सेलर कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस मॉडल में मार्केटप्लेस ऑपरेटर इन इंटरैक्शन को आरामदायक बनाता है और कमीशन, लिस्टिंग फीस या सदस्यता शुल्क जैसे अलग अलग तरीकों से आय उत्पन्न करते हैं। उदाहरण फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स, Amazon। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इकट्ठा करके उन्हें कंबाइन और आसान तरीके से उपयोगकर्ताओं के सामने दिखता है। एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंच को अच्छी तरह एस्टैब्लिश करके कस्टमर की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में मदद मिलती है। उदाहरण ओला टैक्सी, उबर, एयरबीएनबी, रैपिडो। पे एज यू गो बिजनेस मॉडल। पे एज यू गो बिजनेस मॉडल, जिसे यूज बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, इसमें ग्राहकों को उत्पादों के लिए भुगतान करना शामिल है। ये मॉडल उपयोगकर्ताओं यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कराता है, जिससे उन्हें फिक्स्ड प्लान्स या कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कमिटेड होने के बजाय सिर्फ उनके उपयोग के लिए भुगतान करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण Amazon वेब सर्विस। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब की समरी है, जिसमें लेखक स्टार्टअप से संबंधित सभी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करते हैं। इस पुस्तक में कुल 39 अध्याय हैं। हमने इसके सारांश में 12 अध्यायों को शामिल किया है। बाकी अध्यायों के लिए आपको इस किताब को विस्तार से पढ़ना चाहिए। इसमें आप ये भी जानेंगे कि स्टार्टअप फंड का उपयोग कैसे करें, यूनिकॉर्न स्टार्टअप और बड़े स्टार्टअप की वास्तविकता क्या है, स्टार्टअप में विषाक्त संस्कृति से कैसे बचें, स्टार्टअप संस्थापक आपकी निजी जिंदगी कैसे खराब करते हैं, अगर निवेशक अपना निवेश खो दे तो क्या करें। मैं प्रतिबद्धता से सदैव दूर रहूंगा, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक बाकी सारी जानकारी आप किताबों में मिल जाएगी। स्टार्टअप में रुचि रखने वालों के लिए ये एक संपूर्ण पुस्तक है। तो अभी इस किताब को विवरण में ये लिंक से खरीदें और इसे विस्तार से समझने का प्रयास करें। इस किताब से आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स की समीक्षा अरविंद अरोरा और प्रणेश जैन आपको इस ग्लैमरस स्टार्टअप सेक्टर की इनसाइट्स और इंटरनल बात बताते हैं। किसी कंपनी को कैसे रजिस्टर किया जाए, इसकी डिटेल्स से लेकर इसे आगे फंडिंग कैसे किया जाए ताकि ये एक यूनिकॉर्न बन सके। इन दोनों लेखों ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इस किताब के पाठकों को अंदर और बाहर की सभी बातें पता चले। यह किताब अपने पाठकों के लिए स्टार्टअप जगत के अधिकांश छिपे रहस्यों को उजागर करती है और मिनट डिटेल्स को समझने में बहुत प्रभावी है।